बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार शाह और आप देख रहे हैं अमरगा न्यूज़ टीवी। आज का हमारा जो व्लॉग है वो थोड़ा सियासत से हट के, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सियासत से जुड़ी हुई ना हो, लेकिन फिर भी सियासत से ज़रा हट के पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से है कि इलेक्शन मौजूदा इकानमी जो जिस तरह कह रहे हैं बूम कर रही है, ऊपर उठ रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। और ख़ास तौर पे इलेक्शन के बाद जो है ना इकानमी जिस तरह अगर अभी डॉलर नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जो है ऊपर जा रही है, तो उसके बाद क्या इम्कान आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमें नहीं मालूम, कम से कम मैं अपनी हद तक ये बात करूँगा, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि इकानमी बेहतर जा रही है। अगर ऐसा है कि बाकी हमारी इकानमी जो है हकीकी मायनों में बेहतर जा रही है, तो फिर सबसे पहला तो एक सवाल ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व्स हैं, क्या वो पाकिस्तान की अपनी इकानमी जनरेट कर रही है, या फिर हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उनका हाल ये है कि कर्ज़ की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो बात ये आ जाती है कि अगर तो हमारे फॉरेन रिज़र्व बढ़ रहे हैं और वो जनरेट हो रहे हैं हमारी अपनी इकानमी से, फिर तो बिल्कुल ठीक है कि हमारी इकानमी बेहतर भी हो रही है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, वेल है, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन बात ये है कि हमारे फॉरेन जो रिज़र्व्स हैं एक्सचेंज के, वो तो IMF से कर्ज़ मिल गया तो जनाब उतने बढ़ गए, सऊदी अरब से हमें कर्ज़ मिल गया या इमदाद मिल गई, इमदाद भी अब नहीं मिलती जी, अब तो कर्ज़ ही मिलता है, उससे बढ़ गया, UAE से मिल गया, अच्छा चाइना से मिल गया, या चाइना से हमारे कर्ज़े रीशेड्यूल हो गए तो हमारे वो रिज़र्व को थोड़ा सा सहारा मिल गया। अदरवाइज़ तो ये हमारे कर्ज़े उसी सतह के ऊपर हैं कि जो आज से 4-5 माह पहले जो 3.5-4 अरब के जो थे, उसके बाद कर्ज़ मिलता गया, हमारे रिज़र्व बढ़ते गए और उसी बेस के ऊपर जो है वो डॉलर जो है वो नीचे आता चला गया। ठीक है जी। जो स्टॉक एक्सचेंज है तकरीबन 59,000 जो पॉइंट है इंडेक्स का वो क्रॉस कर चुकी है। बड़ा मस्बत इशारी है जी ये कि हमारी इकानमी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि क्या हमारी एक्सपोर्ट वो बढ़ गई है, हमारी बरामदात को बहुत ज़्यादा मसद ऊपर चला गया इंडेक्स कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या हमारी इंडस्ट्री इतना ऊपर चली गई है कि हमारी करेंसी जो है वो मजबूत हो गई है और डॉलर जिसकी वजह से नीचे आ रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज के तमाम जो माजी के रिकॉर्ड हैं वो टूट गए। माजी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में भी मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, कि नवाज शरीफ दौर के अंदर 2018 से पहले हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज थी ये तकरीबन 52-53 हज़ार इंडेक्स के ऊपर थी। तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये हो रहा है कि फ़ॉरेन से हमें मिल रहा है, कुछ हमें गारंटियाँ मिल रही हैं IMF से कि मज़ीद कर्ज़ मिल जाएगा, कुछ हमारे जो दोस्त ममालिक जो हैं वो IMF को गारंटी करा रहे हैं कि हाँ हम इनके जो रिज़र्व हैं उनके अंदर अपनी रकम रख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अपनी इकानमी की वजह से तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, हमारे जो एक्सपोर्ट है, बरामदात है, उनकी वजह से भी हमारे पास डॉलर नहीं आ रहा, ये सारे का सारा कर्ज़ की सूरत के अंदर या इमदाद की सूरत के अंदर ये सारे का सारा जो है आ रहा है। अब बात कर रहा हूँ, अच्छा ये तो करंट जो पोजीशन है ना इकानमी की, कि जब लोग कह रहे हैं कि हमारी इकानमी बहुत अच्छा जनाब वो बूम कर रही है, वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गई और इस्तेकाम आ रहा है, तो ये वो पोजीशन है जो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा? अच्छा इलेक्शन के बाद क्या होगा, उस सिनेरियो को थोड़ा सा ज़रा ज़हन में रखते हुए सोचें कि 2008 का जो इलेक्शन था उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने, जमात इस्लामी ने और कुछ जमातों ने बाइकाट ज़रूर किया था, लेकिन उन इलेक्शंस के ऊपर किसी की रिजर्वेशन नहीं थी कि जनाब इलेक्शन के अंदर रिगिंग हो गई, धांधली हो गई और ये वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 2008 से 2013 तक एक दिन भी चैन नहीं लेने दिया गया। मैं गुज़श्ता व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ कि दिन के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालतें लगती थी खुद नोटिस के चक्कर में, और फिर 7 बजे से लेकर रात 11 बजे बल्कि 12 बजे तक मीडिया की अदालतें लगती थी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और बहुत सारे एंकर जो हैं वो गवर्नमेंट को घर भेज के फिर सोते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2013 का इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई, वही 34 पंक्चर याद होंगे आपको, फिर 126 दिन का धरना, लॉन्ग मार्च। तो 2013 से लेके 2018 तक भी गवर्नमेंट को चैन नहीं लेने दिया गया। हालांकि नवाज लीग का मीडिया बड़ा मजबूत था, सेंट्रल पंजाब की पार्टी थी, बकौल जरदारी साहब के डोमिसाइल भी इस जमात का अच्छा है, लेकिन चैन नहीं लेने दिया गया। एक अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम रहा। 2018 से लेके 2022 तक
इस दौरान में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक पेज पे ही नहीं गवर्नमेंट और अदारे बल्कि एक लाइन पे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई तरक्की या कुछ जिसे आप कहते हैं वो नहीं हो सका। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी 2024 के अंदर, ये वाहिद इलेक्शन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो होने से पहले ही इसके हवाले से बहुत सारी आरा जो हैं उन्होंने इसको मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह करे कि ये मुतनाज़ा ना हो और ठीक ठाक हो जाए। लेकिन जिस तरह बड़ी पार्टियों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि एक जमात को जो है वो VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है और दूसरियों को नहीं मिल रहा, तो इक्वल फुटिंग के ऊपर इलेक्शन कैंपेन चलाने का मौका नहीं दिया जा रहा, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को। ठीक है जी। तो इस हवाले से अगर 2024 के इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी, तो उसके बाद अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, क्योंकि अगर पहले जैसे ही तरीके से ये गवर्नमेंटें बनेंगी जो पहले बनती रही हैं, इसी तरीके से 2024 के अंदर भी गवर्नमेंटें बनेंगी, तो फिर एक चीज़ तो ये है कि हालात भी पहले जैसे ही होंगे, और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि अगर हालात पहले जैसे होंगे तो फिर इस गवर्नमेंट का अंजाम भी पहले ही गवर्नमेंटों जो हुकूमतें रही हैं उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरी ख्वाहिश नहीं है, तो सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा। और सियासी इस्तेहकाम अगर मुल्क में नहीं आएगा तो एक चीज़ याद रख लें कि माशी इस्तेहकाम जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम से। अगर किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस मुल्क के अंदर इकानमी बेहतर हो जाए या माशी इस्तेहकाम भी आए। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी पॉलिसी है, इकानमी पॉलिसी हमारी क्या है, वो है ही नहीं कोई, वो बिल्कुल सिरे से बिल्कुल नहीं है। हम दावे तो करते हैं कि जनाब हम इकानमी को सही करेंगे, मईशत को सही करेंगे, ये वो फलाना, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि होता नहीं है ऐसा कुछ। कमेटियां बना देते हैं, करोड़ों रुपए लगा देते हैं कॉन्फ्रेंसेस कराने के ऊपर और ये सब कुछ, लेकिन बेहतरी कुछ नहीं आती। उसकी शायद वजह एक ये है कि शुरू दिन से ही पाकिस्तान जब बना तो 10 साल के बाद पहला यूब मार्शल लग गया। उस मार्शल के दौरान हमारे पास डॉलर आने शुरू हो गए वियतनाम के अंदर, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस आई। तो कुछ लोग कहते हैं जी वियतनाम का क्या तल्लुक, तो उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे पास था। अच्छा, वो डॉलर आने शुरू हो गए। जब वहाँ से वो मसला हल हो गया तो अमेरिका ने आंखें फेर ली। उसके ऊपर आपको याद है कि यूब खान साहब ने लिखा था, फ्रेंड्स नॉट मास्टर, किताब लिखी थी, क्योंकि उनकी काम उनसे ले लिया गया था। तो उसके बाद अमेरिका ने आंखें फेर ली। उसके बाद जनरल ज़िया साहब आए। जनरल ज़िया साहब के दौर के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर रशियन फ़ौजें आईं, तो फिर उसके बाद एक तवील जो सो कॉल्ड जहाद था वो शुरू हो गया, और जहाद इंडस्ट्री माशाल्लाह चलते चलते अरबों डॉलर की हो गई। तो उस दौर के अंदर भी अमेरिका ने एक बहुत बड़ा काम लिया हमसे कि एक उसकी जो हरीफ सुपर पावर थी, दो ही थी ना, यूनिपोलर दुनिया थी, सॉरी बाईपोलर दुनिया थी, तो उन्होंने हमारे से एक अपनी हरीफ सुपर पावर का खात्मा करवाया। अब उसके बाद यूनिपोलर दुनिया रह गई है, तो वो ख़त्म हुआ। डॉलरों की बोरियां आ रही थी उस ज़माने में भी। मुशर्रफ दौर के अंदर फिर अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आया 9/11 के बाद, फिर डॉलरों की बोरियां आनी शुरू हो गई। अच्छा, अमेरिका जब निकला है अफ़गानिस्तान से तो फिर भी वो हमें इमदाद की सूरत में या कुछ जो भी था वो देता था। ट्रंप ने पूछ लिया, जो क़यामत हुई वो ट्रंप ने पूछ लिया अपने इदारों से कि जी हम निकल आए हैं, अगर वहाँ से हम अपनी फ़ौजें निकाल लेते हैं तो अफ़गानिस्तान से तो क्या होगा। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा, हम माशाल्लाह सेफ़ हैं, हमने अपनी जो है ना माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि उसके लिए नहीं कहना चाहिए माजरत, कि उन्होंने कहा जी हम सेफ़ हैं, हमने अपने इंतज़ाम कर लिए हैं, अब 9/11 जैसा कोई दूसरा वाक़या नहीं होता। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर नहीं होता तो पाए ना सानू फिर अरबां डॉलर खर्च करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से अपनी जो फोर्सेस थी वो विदड्रा की। पाकिस्तान को जो उस हवाले से इमदाद मिलती थी, राहदारी का ख़र्चा मिलता था, वो सारा हो गया बंद। अब क्या होगा, अब ये होगा कि चूँकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी सूरत हाल होगी, कभी हमारे ऊपर भी वक्त आएगा कि जब हर तरफ से इमदाद बंद होगी, तो अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब होना ये चाहिए कि अगर किसी के अंदर अकल है तो खुदा के बंदो, एक ज़माने में ये सोचना चाहिए था कि टांगे चलते थे, उसके बदले में रेड़े चलते थे, बैलगाड़ियाँ चलती थी, उसके बदले में रिक्शा, टैक्सी, बसें सारे शुरू हो गई जदीद ज़माने की जो आगे इजाज़त आई। तो अब भी यकीन करें कि नित नई इजादात सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं, जो फ्यूचर के अंदर जाके बहुत ही कारआमद होंगी, जिन्होंने वायरल होना है आगे जाके, जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह वीडियो वायरल होती है तो हर एक जगह फैलेंगी। DNA की जो है वही मान नहीं है। तो
अगर हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल हैं, वो इन नई ईजादात के ऊपर नज़र रखें तो यकीन करें कि इंडिया, रशिया, चाइना की शक्ल के अंदर, ईरान की शक्ल के अंदर आधी से ज़्यादा दुनिया हमारे अतराफ़ में बस रही है। तो अगर हम सिर्फ नई ईजादात के ऊपर ही अपनी इंडस्ट्री को बेस बना लें तो हमारे इकानमी के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नए व्लॉग में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।